Hello students, welcome back. This is your friend and your faculty CA हार्दिक ठक्कर once again continuing the introduction part with you. ठीक है, चलिए. So last lecture में वीडियो नंबर 3 के अगर एंड में आपने देखा होगा तो we understood what do you mean by asset का जो bifurcation था into non current asset मतलब fixed asset, current asset and liability into non current asset and non current liability and current liability. And उसी के साथ साथ हमने समझा था मतलब of the definition of goods. ठीक है, एनीथिंग दैट अ बिजनेसमैन डील्स विथ ऑन अ रेगुलर बेसिस इज कॉल्ड गुड्स. ठीक है, आज हम कंटिन्यू करते हैं एंड आज हम समझते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टर्म समझने के बाद वी विल स्टडी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट व्हिच इज द गोल्डन रूल्स. ठीक है, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग फ्यू अदर थिंग्स. ठीक है, चलिए. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस बिगिन एंड द मीनिंग ऑफ ईच एंड एवरी टर्म दैट आई हैव रिटन ओवर हियर. ठीक है, फर्स्ट टर्म दैट वी आर डिस्कसिंग इज द टर्म कैपिटल. ठीक है, the first term I am discussing is the term capital. What do you mean by the term capital? सर बस क्या हमने सिविक्स पढ़ा है सर, न्यू दिल्ली. पूछो सर कौन सा स्टेट का कौन से कंट्री का कैपिटल हमको मालूम है. वो कैपिटल की यहाँ पे बात नहीं हो रही है. समझ में आ गया? When I am talking about capital in the context of bookkeeping and accountancy, I am not talking about the state country capital. ठीक है, I am talking about the term money. ठीक है, कैपिटल जब भी मैं बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी के रेफरेंस में यूज करता हूं आई एम टॉकिंग अबाउट द मनी. सर पैसा पैसा पैसा, कितना पैसा? अरे बाबा, बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी, धंधा कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, अकाउंटिंग कर रहे हो, पैसे के अलावा और क्या बात करोगे? है ना, बराबर ना. अगर कोई मॉनेटरी टर्म्स में बात अगर होने वाली होती है उसके अलावा तो हम बुक कीपिंग में डिस्कस नहीं करेंगे. बुक कीपिंग में तो सब कुछ मनी के आसपास ही घूम रहा है. बिजनेस करते हो पैसे के लिए, रिकॉर्ड करते हो ताकि जान सको प्रॉफिट लॉस कितना हुआ है, प्रॉफिट लॉस वो भी रोकड़ा है, सब रोकड़े के आसपास घूम रहा है फ्रेंड्स. समझ में आ गया ना? तो कैपिटल का मतलब कौन सा मनी फ्रेंड्स? कैपिटल का मतलब कौन सा मनी? कैपिटल मींस द इनिशियल अमाउंट दैट इज इन्वेस्टेड बाय द बिजनेसमैन, द इनिशियल अमाउंट दैट इज इन्वेस्टेड बाय द बिजनेसमैन टू स्टार्ट द बिजनेस, दैट इज कॉल्ड कैपिटल. कैपिटल का मतलब होता है बिजनेस शुरू करने के लिए जो भी पैसा रिक्वायर्ड होता है और जो इनिशियल पैसा एक बिजनेसमैन बिजनेस में इन्वेस्ट करता है वो पैसे को हम क्या बुलाते हैं? वो पैसे को हम बुलाते हैं कैपिटल. समझ में आ गया? तुमको कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है, तुमको कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है, मान लो मुझे एक अपना कोचिंग क्लासेस स्टार्ट करना है, तो एक कोचिंग क्लासेस स्टार्ट करने के लिए मिनिमम कितना रोकड़ा रिक्वायर्ड है? ठीक है, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मुझे ये इंक्वायरी करना पड़ेगा, ठीक है, कि मैं कहां पे जगह, मैं कहां पे लोकेशन होगा मेरा, तो वो लोकेशन के हिसाब से मुझे वहां का रेंट डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई इतना मुझे रेंट के लिए पैसा जमा करना पड़ेगा. समझ में आ गया? इतना मुझे डिपॉजिट देना पड़ेगा. अगर मैं क्लासेस लूंगा तो वहां पे मुझे थोड़ा उसका पेंटिंग वेंटिंग कराना पड़ेगा, बेंचेस लेना पड़ेगा, एसी लेना पड़ेगा, बोर्ड लगाना पड़ेगा, मार्कर्स खरीदना पड़ेगा. समझ में आ गया? बैनर बनाना पड़ेगा, एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा, पैम्पलेट छपाना पड़ेगा. एक नया बिजनेस स्टार्ट करने के पहले कितना सारा थिंकिंग और कितना सारा प्रोसेस होता है फ्रेंड्स. समझ में आ गया? तो आज अगर मेरे को मन में हुआ कि चल यार बिजनेस चालू करते, फ्री बैठे, लॉकडाउन में वैसे भी कुछ काम नहीं है, बिजनेस करते, ऐसा बिजनेस नहीं होता है. बिजनेस के लिए बहुत सारा थॉट प्रोसेस होता है और बिजनेस शुरू करने के लिए पहले स्टार्टिंग में पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है. समझ में आ गया? तो वो इनिशियल पैसा जो बिजनेस में लगाया जाता है बिजनेस को शुरू करने के लिए, बिजनेस को किक देने के लिए, ठीक है, उस पैसे को हम क्या बुलाते हैं? पैसे को हम बुलाते हैं कैपिटल. क्लियर हो गया? So capital is the money invested to start the business. By whom? Obviously by the proprietor or the businessman. समझ में आ गया फ्रेंड्स? That is what you mean by capital. Next term friends, drawing. Drawings का मतलब क्या होता है? Drawings का मतलब, ठीक है, ड्राइंग्स का मतलब बचपन से जो कुछ लोग एक ही ड्राइंग बनाते आ रहे, ठीक है ना, ये क्या तुम्हारा ड्राइंग्स का मतलब ये होएगा क्या? बचपन से जो ऐसा बनाते आ रहे हो, माउंटेन और सूरज और झाड़ और वो सब, नदी वदी, ऐसा एकदम कुछ नदी भी स्ट्रेट बनाते, क्या ये ड्राइंग्स है? क्या ये ड्राइंग्स की बात कर रहे हैं क्या हम लोग? ठीक है ना, ये ड्राइंग्स की ऑब्वियसली हम लोग बात नहीं कर रहे. ठीक है, हम लोग ड्राइंग्स, यहाँ पे ड्राइंग्स का मतलब देखो, शब्दों का कॉन्टेक्स्ट समझो, लिटरली नहीं लेने का सबको. समझ में आ गया? शब्दों का कॉन्टेक्स्ट समझो. यहाँ पे ड्राइंग्स का कॉन्टेक्स्ट क्या है फ्रेंड्स? ड्राइंग्स का मतलब ड्रॉ, टू ड्रॉ. ठीक है ना, यहाँ पे एक वर्ब फॉर्म यूज हो रहा है, टू ड्रॉ. टू ड्रॉ सर, टू ड्रॉ मतलब तो यही हुआ ना सर, टू ड्रॉ, लेकिन ये ड्रॉ नहीं, ये वाला ड्रॉ नहीं. टू ड्रॉ का मतलब कौन सा ड्रॉ फ्रेंड? टू ड्रॉ का मतलब बैंक से हम पैसा विदड्रॉ करते, मतलब विदड्रॉ.
तो विथड्रॉ में जो ड्रॉ होता है ना, वो वाला ड्रॉ है ये, ठीक है, विथड्रॉ, विथड्रॉ, समझ में आ गया? तो विथड्रॉ वाला जो ड्रॉ है ना, वो ड्रॉ है यहाँ पे, ठीक है, तो उसको हम क्या बुलाते हैं? ड्रॉइंग्स। सर एग्जैक्टली बताओ ना, मान लो मैंने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इनिशियली 10 लाख रुपया बिजनेस में मैंने इन्वेस्ट किया, इनिशियली 10 लाख रुपया मैंने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, समझ में आ गया? उसको हम क्या बुलाएंगे? उसको हम बुलाएंगे कैपिटल, ऑफ कोर्स उसको हम बुलाएंगे कैपिटल, समझ में आ गया? अभी मेरे को भी घर चलाने के लिए कुछ तो पैसा चाहिए ना, अभी मैंने पूरा पैसा सब उसके अंदर लगा दिया मैंने, ठीक है, अभी घर में खाना खाने के लिए दाल चावल नहीं है, समझ में आ गया? तो मैंने एनालाइज किया कि यार पूरे के पूरे 10 लाख रुपए का अभी जरूरत है क्या, कि 10 लाख रुपए में से 8 लाख रुपए एकदम जरूरी है, 2 लाख रुपया मैं 8-9 महीने के बाद इन्वेस्ट करूंगा तो भी चलेगा, ऐसा है। मैंने 10 लाख रुपए अभी बिजनेस में लगा तो दिया, लेकिन पूरा 10 लाख रुपए की जरूरत ऑन द स्पॉट नहीं है बिजनेस में, समझ में आ गया? अभी अगर 8 लाख रुपया होगा अभी तो भी चलेगा, 1.5-2 लाख रुपया अगर मैं 6-8-10 महीने के बाद भी अगर इन्वेस्ट करूंगा तो भी चल सकता है, वैसा, समझ में आ गया? तो मैं क्या करता हूं, थोड़े टाइम के लिए वो 1.5 लाख रुपया या वो 2 लाख रुपया जो है वो मैं बिजनेस में से विड्रॉ कर लेता हूं। मतलब जो पैसा मैंने ही बिजनेस में इन्वेस्ट किया था, जो पैसा मैंने ही बिजनेस में इन्वेस्ट किया था, वही पैसा मैंने थोड़ा सा क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया। तो वो जो पैसा हमने इन्वेस्ट किया होता है बट बाद में हम विड्रॉ कर लेते बिजनेस में से, दैट इज कॉल्ड एज ड्रॉइंग्स। समझ में आ गया? इट इज एन अमाउंट दैट इज विड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस आउट ऑफ द कैपिटल। It is an amount that is drawn from the business out of the capital for personal use. दो चीज याद रखो फ्रेंड्स, दो चीज याद रखो, यहां पे ना दो अलग अलग चीज है, ठीक है, इसमें ना यहां पे दो अलग अलग चीज है, ये मैं हूं, ये बिजनेस है, ये मैं हूं, ये बिजनेस है। मैंने अगर अपना पर्सनल पैसा बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किया, मैंने अगर अपना पर्सनल पैसा बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किया तो उसको मैं क्या बुलाऊंगा, कैपिटल। मेरे पास से मेरा पर्सनल पैसा गया और बिजनेस में वो पैसा इंट्रोड्यूस हुआ, समझ में आ गया? बिजनेस में वो पैसा इंट्रोड्यूस हुआ तो उसको हम क्या बुलाएंगे, कैपिटल। फिर उसके बाद एकदम इसका ऑपोजिट क्या है फ्रेंड्स, एकदम इसका ऑपोजिट क्या है, जब मैंने बिजनेस में से थोड़ा मैंने ही जो पैसा इन्वेस्ट किया था पहले, अब उसमें से कुछ पैसा अगर मैंने बिजनेस में विड्रॉ कर लिया, इसका मतलब पहले पर्सनल से जब बिजनेस में जाता है तो उसको बुलाते हैं कैपिटल, ठीक है। ऑन दी कॉन्ट्ररी जब बिजनेस में से विड्रॉ के पैसा जाता है पर्सनल में, विड्रॉ होता है पर्सनल पर्पस के लिए, तो उसको हम लोग क्या बुलाते हैं, ड्रॉइंग्स, ठीक है। टुक में बताओ, अगर इन शॉर्ट में मैं बताऊं तो पर्सनल से बिजनेस, अगर पर्सनल से बिजनेस में जाता है तो कैपिटल, और अगर बिजनेस से पर्सनल में आता है, अगर बिजनेस से पर्सनल में आता है तो उसको हम क्या बुलाते हैं, ड्राइंग्स। पर्सनल से बिजनेस तो कैपिटल, बिजनेस से पर्सनल तो ड्राइंग्स। सर लेकिन ये तो थोड़ा आपने कंफ्यूज कर दिया सर, क्या बात कर रहे हो सर? अगर मैंने अपना कोचिंग क्लासेस ओपन किया और अगर मैंने पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया तो मैं ही हूं और मेरा बिजनेस भी मैं ही हूं। तुम बोलोगे सर आपका ही तो क्लासेस है, आपका ही पैसा है, आपका ही क्लासेस है, तो ये क्या सर पर्सनल बिजनेस बिजनेस पर्सनल कर रहे हो सर? समझ में आ गया? क्या डबल ड्यूअल पर्सनालिटी में जी रहे हो सर? डबल पर्सनालिटी में, स्प्लिट पर्सनालिटी में जी रहे हो? क्या हो गया सर आपको? ठीक है ना, आप तो खुद ही हो और आपके ही क्लासेस है, समझ में आ गया? अभी मैंने बोल दिया कि भाई एचटी एकेडमी, अभी मैं ही एचटी है, हार्दिक ठक्कर में ही है, और एचटी एकेडमी भी मेरा ही क्लासेस है। तो सर आपने अपने ही क्लासेस में बिजनेस इन पैसा इन्वेस्ट किया, तो ये क्या अलग अलग रिकॉर्ड, क्या गोची है सर? ये समझ में आ गया? ये गोची को सॉल्व करने के लिए तुम लोग को फ्रेंड्स याद रखना पड़ेगा बहुत अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ठीक है, जिसको हम बुलाते हैं बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, जिसको हम बुलाते हैं बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जो अपने को यह बताता है कि बिजनेस जो होता है वो अलग होता है और बिजनेसमैन जो होता है वो अलग होता है। बिजनेस इज डिफरेंट एंड बिजनेसमैन इज डिफरेंट। ये दोनों अलग अलग लोग हैं, समझ में आ गया? अगर तुमने इन दोनों को एक ही अज्यूम कर लिया, अगर तुम दो जिस्म एक जान समझ लिया तुमने,
बराबर ना, कितना भी बोलने के लिए दो जिस्म एक जान, बराबर ना, लेकिन है तो अलग अलग ना। समझ में आ गया? तो ये बिजनेस है, ये बिजनेसमैन है, दोनों अलग अलग है। अगर दोनों को तुमने सेम इमेजिन कर लिया तो अगर मैंने पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया तो ये तो मैंने खुद के लेफ्ट जेब से पैसा निकाल के राइट जेब में दे दिया, है तो ऐसी बात हो गई। या राइट जेब से निकाल के लेफ्ट जेब में दे दिया है तो ऐसी बात हो गई। तो इसका तो एक्चुअली कोई रिकॉर्डिंग होना ही नहीं चाहिए, लेकिन हम फिर भी उसको रिकॉर्ड करते क्यों? क्योंकि हम अकाउंटेंसी में ऐसा समझते हैं कि बिजनेस जो है वो अलग है, बिजनेसमैन अलग है। दोनों क्या है फ्रेंड? अलग अलग है, दोनों अलग अलग है। बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है। एंड दैट इज व्हाई द कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनल टू बिजनेस एंड बिजनेस टू पर्सनल कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। समझ में आ गया? सो नाउ देयर शुड बी नो कंफ्यूजन, ठीक है? बिजनेसमैन अलग है, बिजनेस अलग है। इसका मतलब अगर बिजनेसमैन अगर अपना पर्सनल पैसा बिजनेस में लगाता है तो वो भी एक ट्रांजैक्शन है। समझ में आ गया? और बिजनेस से पैसा विड्रॉ होकर अगर बिजनेसमैन के पर्सनल यूज के लिए यूज होता है तो ये भी एक अलग ट्रांजैक्शन है, ठीक है? बिजनेसमैन से बिजनेस में गया तो कैपिटल, बिजनेस से बिजनेसमैन के पास गया तो ड्रॉइंग्स। आर वी वेरी क्लियर विद दैट? ठीक है? सो आई हैव एक्सप्लेन्ड यू टू इंपॉर्टेंट टर्म्स, कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स। ठीक है? नेक्स्ट, ठीक है, इतना खराब ड्राइंग कोई कंप्लेन मत कर देना। मेरे सर ने भी मेरे को बहुत मारा 10th स्टैंडर्ड ड्राइंग के लिए, इतना खराब ड्राइंग। चलो कोई बात नहीं, लेकिन अभी अपन जो पढ़ रहे हैं वो भी तो एक आर्ट से कम थोड़ी ना। तो कहीं ना कहीं अपन भी आर्टिस्ट ही है ना? अपन दूसरे तरीके के आर्टिस्ट है, अपन कलर वाले आर्टिस्ट नहीं है, अपन अकाउंट वाले आर्टिस्ट है। चलो एनीवेज आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट टर्म है अपना फ्रेंड्स, नेक्स्ट टर्म जो हम डिस्कस करने वाले, ठीक है, नेक्स्ट टर्म जो हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट टर्म इज कॉल्ड डेटर्स। डेटर्स, अभी यहां पे ये बी जो है फ्रेंड्स, अब ये याद रखना फ्रेंड्स प्लीज, ठीक है? अब अगर ये टर्म ये जैसे प्रोनाउंस करते ना लोग, उसके ऊपर से तुम्हारे फ्रेंड तुमको जज करेंगे। फ्रेंड्स, तुम्हारे फ्रेंड तुमको जज करेंगे, इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? कुछ लोग इसको भी प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं, ठीक है ना? एक गुजराती मीडियम वाले लोग जो वर्कर रहते हैं ना, नो ऑफेंस टू एनीवन, आई एम आल्सो गुजराती, ऐसा टेंशन मत लो, बट ऐसा अपन थोड़ा अलग अजीब प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है? तो उसमें ऐसा बुरा लगाने वाली बात नहीं है, लेकिन अपन अभी सीख सकते हैं। समझ में आ गया? सो इट फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज नॉट प्रोनाउंसिएशन, इट इज प्रोनाउंसिएशन। और दूसरा, यहां पे ये बी जो लिखा है, ठीक है, यहां पे ये बी जो लिखा है उसको तुमको लिखना है, लेकिन उसको तुमको प्रोनाउंस नहीं करना है। समझ में आ गया? इट इज व्हाट? इट इज डेटर्स। हो सके ना तो आर को भी हल्का ही प्रोनाउंस करने का, ठीक है ना? ये सब इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये सब इंपॉर्टेंट है, लोग जज करते। डेटर, डेप्टर्स, डेप्टर्स, ऐसा डेप्टर्स नहीं है वो। क्या है वो? डेटर्स। क्या है वो फ्रेंड्स? बोलो मेरे साथ, डेटर्स, ठीक है ना? हो सके तो आर को भी हल्का प्रोनाउंस करके सर टचन गुल कर देने का, डेटर्स, डेटर्स, डेटर्स। क्या मतलब होता है सर? डेटर्स। बी को प्रोनाउंस तो बिल्कुल नहीं करना है, डेप्टर्स तो करना ही नहीं है, डेटर्स, बी को प्रोनाउंस नहीं करना है, साइलेंट है वो। सर ऐसा फिर लिखा क्यों? वो सब सवाल अभी रेनन मार्टिन से जाके पूछो, मेरे को नहीं पूछने का, पहले बता रहे। जितना मेरे को मालूम था उतना मैंने बता दिया तुम्हें, ठीक है? डेटर्स, डेटर्स का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? सिंपल है। क्रेडिट ट्रांजैक्शन पढ़ा हमने, क्रेडिट ट्रांजैक्शन, क्रेडिट उधारी, उधारी पढ़ा ना हमने, उधारी, ठीक है? क्रेडिट, क्रेडिट में जो हम ट्रांजैक्शन करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, उधारी। इसका मतलब मैंने क्या कर दिया? मैंने तुमको उधारी में गुड्स बेच दिया, तुमने मुझे क्या बोला कि सर हम आपको 2 महीने के बाद पैसा देंगे। मैंने बोला बढ़िया है, ठीक है, मैंने बोला बढ़िया है, तुम मुझे 2 महीने के बाद पैसा दे देना। चलो ठीक है, बराबर ना? 2 महीने का उधारी तो अपने धंधे में चलता ही है। इसका मतलब 2 महीने के पास से मुझे तुम्हारे पास से पैसा लेना है, मुझे तुम्हारे पास से पैसा लेना है। मान लो एच ने, ठीक है, मान लो एच एन एस, नरेश सर को, हार्दिक ठक्कर ने नरेश सर को क्या कर दिया? 20,000 रुपीज का गुड्स क्या कर दिया? 20,000 रुपीज का गुड्स सेल कर दिया। 20,000 रुपीज का गुड्स सेल कर दिया। ऑन व्हाट? ऑन उधारी, ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट, ऑन उधारी। ओके, नरेश सर ने क्या बोला कि सर 2 महीने के बाद मैं आपको पैसा दे दूंगा। मैंने बोला वांधो नहीं, ठीक है ना? नरेश सर इज गोइंग टू Narish sir is going to give me money after 2 months. HT has sold, मतलब HT has made a sale. Sold लिखते हैं, HT has sold goods to Narish sir, ठीक है? चलिए, तो अभी यहां पे किसको कौन पैसा देने वाला है? किसको कौन पैसा देने वाला है? नरेश सर इज गोइंग टू पे मनी टू हार्दिक ठक्कर,
समझ में आ गया? अभी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, मुझे नरेश सर के पास से पैसा रिसीवेबल है कि उनको पैसा पेएबल है? मुझे उनके पास से पैसा रिसीवेबल है कि पेएबल है? डेफिनेटली रिसीवेबल है। मैंने उनको गुड्स बेचा है ना, तो गुड्स भी मैं ही दूं, पैसा भी मैं ही दूं? नहीं ना, मैंने उनको गुड्स बेचा है उधारी में, तो वो मुझे पैसा देंगे 2 महीने के बाद। इसका मतलब एचटी को पैसा क्या है फ्रेंड्स? एचटी को पैसा क्या है? एचटी को पैसा रिसीवेबल, और नरेश सर को पैसा क्या है? पेएबल। बराबर ना? अब एचटी जो है फ्रेंड्स, ध्यान से दो ना, अब एचटी जो है वो नरेश सर को क्या बुलाएगा? एचटी के लिए नरेश सर कौन है मालूम है? एचटी के लिए नरेश सर जो है वो उनके डेटर है, वो उनके क्या है? डेटर है। इसका मतलब ऐसा कोई पर्सन, ठीक है ना, जिसने तुम्हारे पास से उधार लिया हुआ है, डेट, डेट, ठीक है, डेटर में क्या एक वर्ड है? डेट। डेट का मतलब होता है उधार, कर्ज, बराबर ना? मतलब नरेश सर ने हार्दिक ठक्कर के पास से कर्ज लिया हुआ है ना, समझ में आ गया? तो उसका मतलब नरेश सर ने मेरे पास से कर्ज लिया हुआ है, तो वो मेरा कौन है? कर्जदार। वो मेरा कौन है? कर्जदार। तो कर्ज का मतलब डेट, ठीक है ना, और दार का मतलब तो डेटर। समझ में आ गया? हार्दिक सर के लिए नरेश सर कौन है? हार्दिक सर के लिए नरेश सर कौन है? डेटर। जिनके पास से हमको पैसा रिसीवेबल होता है, जिनके पास से हमको पैसा रिसीवेबल होता है, वो हमारे कौन होते हैं? वो हमारे डेटर होते हैं। समझ में आ गया? ऑन दी कॉन्ट्ररी, ऑन दी कॉन्ट्ररी, नरेश सर के लिए हार्दिक ठक्कर जो है, नरेश सर के लिए हार्दिक ठक्कर कौन है? नरेश सर के लिए हार्दिक ठक्कर कौन है? नरेश सर के लिए हार्दिक ठक्कर क्रेडिटर है, ठीक है ना? क्रेडिटर में कौन सा टर्म है ये फ्रेंड्स? क्रेडिटर में कौन सा टर्म है? क्रेडिट, क्रेडिट, क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब उधार, यस और नो? क्रेडिट का मतलब उधार। तो इसका मतलब नरेश सर ने उधार लिया है ना हार्दिक ठक्कर के पास से, तो नरेश सर के लिए हार्दिक ठक्कर कौन हुआ? क्रेडिटर। मेरे लिए नरेश सर कौन हुआ? हार्दिक ठक्कर के लिए नरेश सर कौन हुए? डेटर। समझ में आ गया? ठीक है, जिनके पास से रिसीव करना होता है वो तुम्हारा डेटर होता है, और जिनको तुमको पे करना होता है वो तुम्हारा कौन होता है? क्रेडिटर। समझ में आ गया? हर डेटर का एक क्रेडिटर होता है और हर एक क्रेडिटर का एक डेटर होता है। तुम्हारे लिए सिंपल है, तुमको सिर्फ क्या याद रखना है? एचटी के लिए एनएस कौन है? डेटर, और एनएस के लिए एचटी कौन है? क्रेडिटर। और अगर सिंप्लीफाई करना है, बस 2 ही लाइन तुमको याद रखने का है। खाली तुम ये एनालाइज करो कि उस पर्सन के पास से मुझे पैसा रिसीवेबल है कि पेएबल है। अगर तुमको उस पर्सन के पास से पैसा रिसीव करना है, अगर तुमको उस पर्सन के पास से पैसा रिसीव करना है, तो वो तुम्हारा डेटर है, क्योंकि उसने तुम्हारे पास से कर्ज लिया हुआ है। और अगर तुमको किसी को पैसा देना है, और अगर तुमको किसी को पैसा देना है, तो वो जो बंदा है, वो जो पर्सन है, वो तुम्हारा कौन है? वो तुम्हारा क्रेडिटर है, क्योंकि तुमने उसके पास से क्रेडिट लिया है। समझ में आ गया? सो रिसीवेबल तो डेटर, पेएबल तो क्रेडिटर। अगर मुझे उसके पास से पैसा रिसीव करना है तो वो मेरा डेटर है, अगर मुझे उस बंदे को पैसा पे करना है तो वो मेरा क्रेडिटर है। एकदम क्लियर हो गया फ्रेंड्स? डेटर, क्रेडिटर मीनिंग एकदम क्लियर। एसेट, लायबिलिटी, फिक्स्ड एसेट, टेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल एसेट, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, गुड्स, कैपिटल, ड्रॉइंग्स, डेटर्स, क्रेडिटर्स, बहुत सारे टर्म्स हमने डिस्कस किए फ्रेंड्स, ठीक है? और ये सारे टर्म्स रिकरिंग बेसिस पे तुमको हर बार एकेडमिक्स में पूरे साल, सालों साल आने वाले, पूरे साल और सालों साल आने वाले, ठीक है? चलिए, और 2 टर्म मैंने यहां पे लिखे हुए फ्रेंड्स, और 2 टर्म मैंने लिखे हुए यहां, विच इज बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल। बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल। अभी ध्यान से सुनो, यही एग्जांपल को मैं हार्दिक सर और हार्दिक ठक्कर और नरेश सर के एग्जांपल्स को मैं कैरी फॉरवर्ड करूंगा। पे अटेंशन फ्रेंड्स, पे अटेंशन। अब यहां पे क्या होने वाला है? अभी यहां पे क्या होने वाला है? ध्यान से सुनो। हार्दिक ठक्कर ने नरेश सर को गुड्स बेच दिया और बोला कि भाई 2 महीने के बाद पैसा रिसीव करने का है, 2 महीने के बाद पैसा रिसीव करने का है, ठीक है? मैंने बोला ठीक है। अब यहां पे 2 महीने के बाद अगर पैसा नहीं मिला तो, ठीक है, 2 महीने के बाद अगर पैसा नहीं मिला तो, 2 महीने के बाद नरेश सर पैसा देने से मुकर गए तो, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है, ठीक है? अगर कोई ऐसा जिसको पैसा देना है, डेटर अगर मुकर गया तो, ठीक है ना, तुम बोलोगे सर बिल रहेगा ना यार, बिल रहेगा, बिल से आप प्रूव कर सकते हो,
कि आपने उसको बेचा था, बराबर ना। वो सामने वाला पर्सन जो है वो तो बोल देगा तूने तो मेरे को गुड्स बेचा ही नहीं, क्या कुछ भी बात करता है, मेरे को तो गुड्स मिला ही नहीं तेरा, क्या बात करता है। मैंने बोला अरे ऐसा थोड़ी है, क्या बेचा था बस, क्या यार झूठ बोल रहा है क्या, तो बता हाँ बोल रहा है, तू तो प्रूव नहीं कर सकता ना, मैं पैसा नहीं देगा तेरे को। अभी मैं कैसे प्रूव करेगा, तुम बोलोगे सर बिल रहेगा ना, सर बिल से प्रूव हो जाएगा ना, तो वो इजीली प्रूव कर देगा कि बिल तो कोई भी नकली बिल बना सकता है, बिल तो नकली बिल कोई भी बना सकता है। समझ में आ गया। तो अभी ऐसा क्या रहे, ऐसा हम क्या करें कि ये जो हार्दिक ठक्कर है उसको एटलीस्ट 2 महीने तक नींद आना चाहिए, वरना उसको वही ऐसा उसका जीव बढ़ता रहेगा, उसको सब बढ़ता होते रहेगा उसको ऐसा, बराबर ना। उसको कंफ्यूजन रहेगा माइंड में कि यार पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, डर रहेगा हमेशा, उसको एंग्जाइटी सताते रहेगा उसको। समझ में आ गया। तो ऐसा क्या करे कि इसको 2 महीना ठीक से नींद आए। अपन क्या करेंगे फ्रेंड्स, अपन क्या करेंगे, अपन एक कागज लेंगे, बराबर ना। मैं क्या करूंगा फ्रेंड्स, मैं एक कागज लूंगा, ठीक है, मैं कागज लूंगा और मैं ना इसके ऊपर ऐसा लिखूंगा कि 2 महीने के बाद आप करते हो कि आप मुझे 10,000 रुपया या आप मुझे 20,000 रुपया, जितना भी आपको देना है वो 20,000 रुपया आप मुझे 2 महीने के बाद इस पते पे आप मुझे लाके दे दोगे। एक मैं कागज का टुकड़ा लेगा, ठीक है, ऐसा कोई भी रफ पेपर नहीं, ऐसा प्रॉपर लीगल स्टैम्प पेपर आता है, बराबर ना। वो ऐसा मैं कागज लेगा, उस पे मैं लिखेगा कि 2 महीने के बाद, ठीक है, आपने जो मेरे पास से गुड्स खरीदा है उस गुड्स के सामने आप मुझे 20,000 रुपया इस दिन पे मुझे इस तरीके से पे करोगे। और मैं नरेश सर को बोलूंगा सर आप पे ऐसा विश्वास मुझे फूल है, आप पे विश्वास मुझे फूल है, बट ये तो क्या कैसे छोटा सेफ्टी के लिए, ऐसे थोड़ा सेफ्टी के लिए बस ऐसा मैंने किया, इसके ऊपर ऐसा बस साइन कर दो ना ऐसा। नरेश सर ने बोला ठीक है, मुझे तो वैसे भी पैसा देना है, मैं तो एकदम ऑनेस्ट पर्सन है, ठीक है, तो मैं पैसा दे दूंगा, मैं तो साइन करने के लिए रेडी, उसमें क्या, मुझे 20,000 देना है, मुझे मालूम है, तो ऐसा लिख के दे, मैं साइन कर दूंगा उसके ऊपर। समझ में आ गया। तो नरेश सर क्या करेंगे, यहाँ पे साइन कर देंगे और वो कागज मुझे दे देंगे। अब ये कागज मैं तिजोरी में लॉक करके एकदम रखेगा और मेरे को 2 महीना चैन से नींद आएगा मेरे को कि चलो भाई मैंने सर के पास से लिखवा के ले लिया है, मैंने सर के पास से लिखवा के ले लिया है कि 2 महीने के बाद आप मुझे इतना पैसा पे करने वाले हैं। क्लियर हो गया फ्रेंड्स, एकदम आप मुझे पैसा देने वाले, ये मुझे एकदम सेटिस्फैक्शन हो गया, मुझे ये मुझे एकदम सेटिस्फैक्शन हो गया। क्लियर। चलिए, तो इसके बाद ये जो पर्टिकुलर कागज है, ये पर्टिकुलर कागज को अपन क्या बुलाएंगे, ये पर्टिकुलर कागज को अपन बुलाएंगे बिल। ये पर्टिकुलर एक कागज को अपन क्या बुलाएंगे, बिल बुलाएंगे। अब ये तुम्हारा वो जो बिल मिलता है तुमको, वो बिल नहीं है, ये अलग तरीके का बिल है, ये एक लीगल बिल है, जहां पे एक पर्सन दूसरे पर्सन के पास से साइन करवा के लेता है कि तुम मुझे इतना पैसा दोगे इतने टाइम के बाद, ये तुम मुझे बता दो। समझ में आ गया। तो वो बिल होता है। सर अभी लेकिन आपने तो बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल लिखा है, अब इसमें रिसीवेबल ये वाला जो बिल है ये रिसीवेबल है कि पेएबल है? मैं बोलता हूं ये दोनों है, मैं बोलता हूं ये दोनों है ना। सर तुम बोलोगे सर आपने बिल्स रिसीवेबल पेएबल लिखा है और यहाँ पे आपने खाली बिल रखा है, सर तो ये वाला जो बिल है ये रिसीवेबल है कि पेएबल है, ये तो आप बताया नहीं आपने। बता रहा हूं अभी, मैं ये बोल रहा हूं कि ये जो बिल है ये दोनों है, ये बिल रिसीवेबल भी है और ये बिल पेएबल भी है। क्या बात कर रहे हो सर, सब ड्यूअल पर्सनालिटी चल रहा है सर, अब इधर सब कंफ्यूज नहीं होने का बेटा, कंफ्यूज नहीं होने का। ये बिल्स रिसीवेबल पेएबल दोनों कैसे हो गया सर, ये दोनों कैसे है सर, ये दोनों कैसे है? सिंपल है, ये जो कागज का टुकड़ा है, ये कागज के टुकड़े से, ये कागज के टुकड़े के सामने किसको पैसा मिलने वाला है और किसको पैसा देने का है। इस कागज के टुकड़े के सामने हार्दिक ठक्कर को पैसा मिलने वाला है, हार्दिक ठक्कर को पैसा मिलने वाला है, और नरेश सर को पैसा देने का है। हार्दिक ठक्कर को पैसा लेने का है, नरेश सर को पैसा देने का है। तो सिंपल है, दिमाग लगाओ, अभी लॉजिक लगाओ। हार्दिक ठक्कर के लिए ये बिल क्या होगा, बिल रिसीवेबल होगा। समझ में आ गया। और जो नरेश सर है वो नरेश सर के लिए ये पैसा क्या, ये बिल क्या होगा, बिल्स पेबल। नरेश सर के लिए क्या होगा, ये बिल्स पेबल। सिंपल एकदम। तो बिल वही है लेकिन एक के लिए रिसीवेबल है, दूसरे के लिए पेबल है। तो जब ये रिकॉर्डिंग होगा बुक्स के अंदर, जब नरेश सर साइन करके मुझे ये दे देंगे ना, तो मैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जाके लिखूंगा एसेट साइड पे कि ये मेरा बिल्स रिसीवेबल है, ये कागज के टुकड़े के सामने मुझे क्या मिलने वाला है, पैसा मिलने वाला है। फ्रेंड्स करंट एसेट का और एक एग्जांपल हो गया और करंट लायबिलिटी का और एक एग्जांपल हो गया।
जो उस टाइम पे मैं तुमको नहीं बताया था, नहीं बता पाया था, क्योंकि मैं क्या नहीं हो रहा था, क्योंकि मैंने तुमको ये टर्म समझाया नहीं था अभी तक। अभी मैं तुमको ये टर्म समझा दिया है, अब मैं तुमको क्या कर सकता हूं, अब मैं तुमको उस एग्जाम्पल के साथ जोड़ सकता हूं। समझ में आ गया? ये कागज के टुकड़े के सामने 2 महीने के बाद मुझे पैसा रिसीवेबल है, तो ये मेरा एसेट है। कौन सा एसेट? करंट एसेट, बिकॉज आई एम गोइंग टू रिसीव द मनी विद इन 12 मंथ्स। समझ में आ गया? और ये जो है फ्रेंड्स, नरेश सर के लिए जो है, उनके लिए ये कागज का टुकड़ा क्या लाने वाला है? सर पे उधारी, दिल पे बोझ लाने वाला है 2 महीने के बाद पैसा देने का। तो उनके लिए ये कौन सा पेएबल, उनके लिए क्या है? ये बिल्स पेएबल है। उनके लिए क्या है? ये लायबिलिटी। ये लायबिलिटी कब पेएबल है? विद इन 12 मंथ्स पेएबल है। इट इज अ करंट लायबिलिटी। डू यू अंडरस्टैंड दिस फ्रेंड्स? श्योर एवरीवन? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। तो मतलब मैंने 4 टर्म समझ लिए, 4 टर्म समझा लिए तुम लोग को, 5-6 टर्म्स। अभी अपन ने कितने टर्म्स के मतलब समझ लिए फ्रेंड्स? अपन ने एसेट का मतलब समझा, लायबिलिटी का मतलब समझा, एक्सपेंस, इनकम, फिर उसके बाद फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स, नॉन करंट लायबिलिटीज, गुड्स, कैपिटल, ड्रॉइंग्स, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल। इतने सारे टर्म्स के मतलब हमने समझ लिए फ्रेंड्स। ठीक है, नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ द इंट्रोडक्शन। इसी के साथ तुम्हारा इंट्रोडक्शन खत्म हो जाएगा, और इसके बाद जो है वो तुम चैप्टर पढ़ने के लिए, जर्नल जो अपना पहला चैप्टर होगा, वो चैप्टर पढ़ने के लिए तुम रेडी हो जाओगे। समझ में आ गया फ्रेंड्स? एंड अभी ये अगला जो 15 मिनट है, ये 15 मिनट में तुम सबसे इंपॉर्टेंट चीज सीखने वाले हो। ठीक है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट चीज सीखने के लिए तुमको पहले का जो बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड देना जरूरी था फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए तो अभी यहां पे अपन क्या पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स? अभी अपन पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ पर्सन, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, आई एम सॉरी, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स और उसके गोल्डन रूल्स। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स और उसके गोल्डन रूल्स। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो अकाउंट्स होते हैं, ठीक है, अभी जो हम अकाउंट्स है उसको किस तरीके से हमने कितने पार्ट में क्लासिफाई किया हुआ है फ्रेंड्स, ध्यान से सुनना। ये जो अकाउंट्स है फ्रेंड्स, ये 2 टाइप में क्लासिफाई हो रहे हैं। ठीक है, एक तो होते हैं पर्सनल अकाउंट्स, ठीक है, एक तो होते हैं पर्सनल अकाउंट्स और दूसरे होते हैं इम्पर्सनल अकाउंट्स। एक होते हैं पर्सनल अकाउंट्स, दूसरे होते हैं इम्पर्सनल अकाउंट्स। ठीक है, इम्पर्सनल अकाउंट्स जो होते हैं फ्रेंड्स, दैट कैन बी फर्दर बाइफर्केटेड इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है, दैट इज अ रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। ये चार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये चार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। अब ये पर्सनल अकाउंट जो है फ्रेंड्स, ये पर्सनल अकाउंट को भी फर्दर 3 पार्ट में बाइफर्केट किया गया है फ्रेंड्स। इसको भी फर्दर 3 पार्ट में बाइफर्केट किया गया है। ठीक है, चलो तो पहला तो है नेचुरल पर्सन, ठीक है, दूसरा है आर्टिफिशियल पर्सन, तीसरा है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ठीक से लिख देता हूं फ्रेंड। ओके, ठीक है, तो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में कितना पढ़ा? ये तुम्हारा बर्ड्स आई व्यू है। ठीक है, ये तुम्हारा बर्ड्स आई व्यू है ऑफ टाइप ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, सबसे पहले अकाउंट्स को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया। एक तो होते हैं हमारे पर्सनल अकाउंट्स जो लोगों से रिलेटेड होते हैं, ठीक है ना, जहां पे हम इंसानों से डील करते हैं, जहां पे हम लोगों से डील करते हैं। ठीक है, यहाँ पे इंसानों का जो डेफिनेशन है वो ब्रॉड है। ठीक है, इंसानों का डेफिनेशन थोड़ा ब्रॉड है यहाँ पे। तो एक हो गया पर्सनल अकाउंट, तो एक हो गया हम लोगों से डील करते हैं।
ठीक है, और दूसरा हो गया कि हम चीजों से डील करते हैं। ठीक है, दूसरा हो गया हम चीजों से डील करते हैं, एक हो गया हम लोगों से डील करते हैं, दूसरा हो गया हम चीजों से डील करते हैं। तो जहां जहां पे भी पीपल आर इन्वॉल्व, जहां जहां पे भी पीपल आर इन्वॉल्व, दोज अकाउंट्स आर कॉल्ड एज पर्सनल अकाउंट्स। समझ में आ गया? जहां जहां पे चीजें इन्वॉल्व होती है, नॉन लिविंग थिंग्स इन्वॉल्व होती है, जहां जहां पे नॉन लिविंग थिंग्स इन्वॉल्व होती है, वो हमारे कौन से होते हैं फ्रेंड्स? इम्पर्सनल अकाउंट्स। समझ में आ गया? अब यहां पे पर्सनल अकाउंट जो है फ्रेंड्स, वो पर्सनल अकाउंट को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। एक तो हो गया नेचुरल पर्सन। अब ये नेचुरल पर्सन इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। दिस नेचुरल पर्सन इज द पर्सन दैट यू हैव बीन थिंकिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम यू हर्ड द टर्म पर्सनल। जब तुमने पहली बार पर्सनल वर्ड सुना था तो तुम लोग को क्या लगा था कि इसके अंदर क्या आएगा? वो नेचुरल पर्सन है। तुम लोग को नेचुरल पर्सन ही लगा होगा। इसका मतलब क्या? व्हेन आई एम डीलिंग विथ यू, when I am dealing with Naresh sir, when I am dealing with Shahrukh Khan, when I am dealing with Amitabh Bachchan, when I am dealing with Sachin Tendulkar, समझ में आ गया? किसी भी पर्सन के साथ अगर तुम डील करते हो, किसी भी पर्सन, एक इंडिविजुअल, जीता जागता चलता फिरता इंसान, ठीक है, चलते फिरते इंसान से, एक नेचुरल पर्सन, जो एक नेचुरल होता है, बराबर ना? तो उससे अगर तुम डील करते हो, ऐसा फिजिकल पर्सन लाइक यू, मी और एवरी अदर ह्यूमन बीइंग, ठीक है, वो कौन सा पर्सन होता है? वो नेचुरल पर्सन होता है। कि नेचुरली एक पर्सन ऐसा ही होता है, बराबर ना? नेचुरल पर्सन लुक्स लाइक दिस, तो इज अ नेचुरल पर्सन। उनके साथ अगर तुमने डील किया, उसको तुमने कुछ गुड्स बेच दिया, कुछ पर्सनल उसके साथ लोन वगैरह ले लिया, कुछ भी उसके साथ तुम डील कर रहे हो, दैट इज अ नेचुरल पर्सन। ठीक है, मिस्टर ए, मिस्टर बी, ठीक है ना, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सचिन तेंदुलकर, यू, मी, एवरीवन। इंसान चाहे कितना भी दर्जे में बड़ा हो, ओहदे में बड़ा हो, ऐसा कुछ नहीं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अकाउंट्स उसमें बाइफर्केशन नहीं करता है, पर बना, लेकिन यार सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन और वो तो बहुत बड़े आदमी लोग हैं, उन लोग तो क्या हुआ है? तो नेचुरल पर्सन ही ना, हाथ तो दो ही है। समझ में आ गया? तो उसका मतलब ये सब किसके अंदर आते हैं? नेचुरल पर्सन के अंदर। ठीक है, आर्टिफिशियल पर्सन के अंदर कौन आता है फ्रेंड? आर्टिफिशियल पर्सन के अंदर कौन आता है? आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब क्या? एक्चुअली में जो एक एंटिटी है, जो एक एंटिटी है वो पर्सन नहीं है, बट उसके पीछे काम करने वाले तो पर्सन ही है। समझ में आ गया? बट ऑन द फेस यू आर नॉट डीलिंग विद अ इंडिविजुअल, यू आर डीलिंग विद सम फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच इज एक्चुअली नॉट इन एग्जिस्टेंस। लेकिन उसके पीछे तो लोग ही है, उसके पीछे नेचुरल पर्सन ही होते, बट वो नेचुरल पर्सन ने मिलके, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसको एक नाम दे दिया है, तो हम उससे डील कर रहे हैं। समझ में आ गया? तो वो जो पर्सन है, ठीक है, वो पर्सन है, बराबर ना, जो बाकी लोग के बिहाफ पे एक्ट कर रहा है, ठीक है, वो क्या होता है? वो एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है। सर एग्जाम्पल दो ना, सर एग्जाम्पल दो ना, समझाता हूं। अगर मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर्स खरीदता हूं, अगर मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मैं शेयर्स खरीदता हूं, या फिर मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ कोई भी ट्रांजैक्शन अगर करता हूं, ठीक है, तो क्या मैं वो ट्रांजैक्शन डायरेक्टली मुकेश अंबानी के साथ कर रहा हूं? क्या एम आई डीलिंग डायरेक्टली विद मुकेश अंबानी, और आई एम डीलिंग विद रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड? आई एम डीलिंग विद रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। समझ में आ रहा है ना? तो वो रिलायंस इंडस्ट्री, रिलायंस करके कोई बंदा है क्या? रिलायंस करके कोई बंदा है, बंदी है क्या? नहीं ना, तुम ऐसा मिला सकते हो, हेलो दिस इज मिस्टर रिलायंस, हेलो मिलो इसको, ऐसा तो नहीं है ना। रिलायंस कोई पर्सन नहीं है ना, लेकिन रिलायंस के नाम पे कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, रिलायंस के नाम पे प्रॉपर्टी खरीदी जाती है, रिलायंस के शेयर्स खरीदे जा सकते हैं, बेचे जा सकते हैं। मतलब हर वो चीज जो एक इंसान कर सकता है बिजनेस के अंदर, बराबर ना? सर डांस कर सकता है क्या रिलायंस? सब कर सकता, डांस नहीं कर सकता है वो। समझ में आ गया? हर वो चीज जो इंसान कर सकता है, मतलब क्या? बिजनेस में जो भी वो कर सकता है। एक बिजनेस में आदमी क्या करता है? एक बिजनेस में आदमी गुड्स परचेस करता है, सेल करता है, इन्वेस्ट करता है पैसा, थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करता है, थोड़ा विड्रॉ करता है, कुछ माल खरीदता है, कुछ माल बेचता है, यही सब करता है वो। तो ऐसी हर चीज जो एक इंसान कर सकता है, ठीक है, वो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड भी कर सकता है। हालांकि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कोई जीता जागता इंसान नहीं है, लेकिन हर वो इंसान, हर वो चीज जो एक इंसान कर सकता है बिजनेस के अंदर, वो सब रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड भी कर सकता है। समझ में आ गया? तो वो कौन है? तो वो है आर्टिफिशियल पर्सन। समझ में आ गया? अल्टीमेटली वो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के पीछे मुकेश अंबानी है, बात बराबर है तुम्हारा, और बाकी शेयर होल्डर्स ही है, बराबर ना? तो मतलब जो लोग नेचुरल पर्सन ही है वो कंपनी के पीछे, कंपनी एज सच इन नॉन लिविंग थिंग अपने आप तो कुछ नहीं कर सकती है। समझ में आ गया? उसके पीछे एक नेचुरल पर्सन का हाथ तो होना ही चाहिए। बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि क्या जब तुम रिलायंस के शेयर्स खरीदते हो तो कैन यू से दैट यू आर डीलिंग विद मुकेश अंबानी डायरेक्टली? नो, यू आर डीलिंग इट थ्रू रिलायंस।
एंड यू आर एंटरिंग इनटू ट्रांजैक्शन विद द रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है वो एक कंपनी जो है वो कौन है, वो आर्टिफिशियल पर्सन है। समझ में आ गया? जब तुम बैंक में जाते हो, जब तुम बैंक ऑफ बड़ौदा से डील करते हो, तो बैंक ऑफ बड़ौदा में जाता हो, मेरा अकाउंट है वहां पे, तो अभी बैंक ऑफ बड़ौदा के कुछ ओनर्स होंगे, बराबर ना? ओनर बैंक कोई भी बिजनेस एंटिटी होगा उसका ओनर तो होता ही है ना, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन उसका ओनर तो होता ही है। समझ में आ गया? तो अभी अगर उसके ओनर से मैं ट्रांजैक्शन डायरेक्टली कर सकता हूं क्या? नहीं ना। एक्चुअली मैं जो भी ट्रांजैक्शन करूंगा बैंक के साथ उसका इनडायरेक्टली या डायरेक्टली इंपैक्ट वो ओनर के ऊपर होने ही वाला है। तो अगर मैं बैंक में पैसा डिपॉजिट करता हूं या बैंक में मैं पैसा विड्रॉ करता हूं, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मैंने उसके ओनर को पैसा दिया? नहीं ना, मैंने पैसा किसको दिया? मैंने बैंक को दिया। अभी बैंक ऑफ बड़ौदा करके कोई इंसान है? कोई इंसान नहीं है। ओके, तो आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब समझ गया तुम लोग को? ठीक है, मैंने टाटा कंपनी के साथ अगर कोई ट्रांजैक्शन किया तो उसका मतलब ये नहीं कि आई एम डायरेक्टली डीलिंग विद रतन टाटा, ठीक है, आई एम डीलिंग विद टाटा, वो बीच में है, ठीक है। द अल्टीमेट बेनिफिशियरी इज रतन टाटा एंड द अदर ओनर्स ओनली, ठीक है, बट आई एम डीलिंग इन द नेम ऑफ टाटा। तो ये क्या हो गया? वो टाटा कौन क्या हो गया? टाटा सन्स लिमिटेड या टाटा कैपिटल या टाटा मोटर्स कौन हो गया? वो हो गया आर्टिफिशियल पर्सन। क्लियर हो गया एकदम? आगे बढ़ते हैं। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट फ्रेंड, अभी ये जो है ना ये तुमको थोड़ा सा बाद में और क्लियर होगा, बट मैं इसका एक जिक्र करके बता देता हूं तुमको कि रिप्रेजेंटेटिव का मतलब एक्चुअली क्या होता है। द वर्ड रिप्रेजेंटेटिव मींस, द वर्ड रिप्रेजेंटेटिव मींस इट इज रिप्रेजेंटिंग समवन, इट इज रिप्रेजेंटिंग समवन। समझ में आ गया? इसका मतलब मान लो मेरा मार्च को 31 मार्च 2020 को मेरा ईयर खत्म हो गया। समझ में आ गया? अभी मेरे यहाँ पे मेरा बिजनेस है, अभी मेरे यहाँ पे 4 एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं जिनका महीने का पगार 10-10 हजार रुपया है। समझ में आ गया? तो 4 एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, सबका 10-10 हजार रुपए का सैलरी है। तो मैंने उनको क्या बोला? मैंने उनको क्या बोला कि मैं तुमको अगले महीने पैसा दे दूंगा, मैं तुमको अगले महीने पैसा दे दूंगा, ठीक है। इसका मतलब मार्च के महीने में उन्होंने काम कर दिया, मतलब 40,000 रुपीज मुझे उनको पे करना है, 40,000 रुपीज मुझे उनको पे करना है। मैंने अभी तक पे किया नहीं है और मेरा 31 मार्च मेरा साल खत्म हो गया। समझ में आ गया? तो 31 मार्च को मुझे वो पैसा देना था, लेकिन मैंने वो पैसा उनको नहीं दिया अभी तक, ठीक है। ऐसा कोई एक्सपेंस होता है, ठीक है, जो हमको भरना होता है, ठीक है, जो हमारा खर्चा हो गया होता है लेकिन हमने अभी तक उसको भरा नहीं होता है। एक ही एग्जांपल दूंगा फ्रेंड्स, अगर ऐसा कोई खर्चा होता है जो हमारा हो चुका होता है बट अभी तक हमने पैसा नहीं दिया होता है, ऐसे खर्चे को अकाउंट्स में फ्रेंड्स, ऐसे खर्चे को हम अकाउंट्स में बुलाते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ओएस का मतलब है आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग मतलब जो तुम रियलिटी शोज देखते हो उसमें जज ऊपर खड़े रहे आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, वो आउटस्टैंडिंग नहीं है, कॉन्टेक्स्ट अलग है। बहुत सारे वर्ड्स होंगे जिनका नॉर्मल मीनिंग अलग निकलता है, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के अंदर उसका मतलब अलग निकलता है। समझ में आ गया? अगर तुमने कभी इलेक्ट्रिसिटी या कोई भी तुमने मोबाइल का बिल अगर तुमने ऐसा देखा होगा तो उसके योर बिल अमाउंट ऑफ दिस मच अमाउंट इज आउटस्टैंडिंग, योर बिल अमाउंट ऑफ ₹500 इज आउटस्टैंडिंग। तो आउटस्टैंडिंग मतलब क्या? फोन पे बात किया, 500 का बिल आ गया, मजा आ गया एकदम, व्हाट एन आउटस्टैंडिंग बिल। क्या उसका मतलब ऐसा है क्या? ऑब्वियसली नॉट, बराबर ना। वो ऐसा वो भले तुम्हारा बिल ज्यादा आएगा, तो इस बार तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल सबका कितना ज्यादा है तो सबको ऐसा लिखे व्हाट एन आउटस्टैंडिंग बिल, क्या वापरा इलेक्ट्रिसिटी, एसी धड़ाधड़, इज इट एन आउटस्टैंडिंग? दैट इज व्हाट यू मीन बाय आउटस्टैंडिंग? द आंसर इज ऑब्वियसली नो। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या? अभी तक वो बिल भरना बाकी है, वो पैसा देना बाकी है। तो वो क्या होता है फ्रेंड्स? वो होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वो होता है तुम्हारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो है फ्रेंड्स, ये अपने आप में कोई बंदा है क्या? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कोई अपने आप में बंदा है कि वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज रिप्रेजेंटिंग द अमाउंट दैट इज पेएबल टू माय एम्प्लॉइज। दैट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस करके जो हेड मैंने क्रिएट किया है, दैट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज रिप्रेजेंटिंग द अमाउंट दैट आई हैव टू पे टू माय एम्प्लॉइज। तो ये जो अकाउंट है, ठीक है, जो रिप्रेजेंट करता है किसी और पर्सन को, उसको हम क्या बुलाते हैं? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। समझ में आ गया? मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एज सच में कोई पर्सन नहीं है कि बट व्हाट एन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दिस इज, ऐसा तो नहीं है, कोई पर्सन नहीं है वो। समझ में आ गया? लेकिन ये एक अकाउंट ऐसा है जो रिप्रेजेंट करता है कि मुझे इस पर्सन को पैसा देना है, तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। क्लियर हो गया एकदम? चलिए, तो पर्सनल में नेशनल पर्सन, यू, मी, शाहरुख खान, सचिन तेंदुलकर, एवरीवन, विराट, तुम्हारा जो भी विराट कोहली, तुम्हारा जो भी आइडियल पर्सन होगा, ठीक है, एवरीवन इज अ नेचुरल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब कोई बैंक हो गई, कंपनी हो गई,
ठीक है, ऐसा कोई हो गया तो उसकी वो जो होती है वो आर्टिफिशियल पर्सन होती है। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन एक एग्जांपल मैंने दिया, और भी है 2-3 एक्सपेंसेस, लेकिन वो मैं तुमको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक, एक एग्जांपल समझ लो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। क्लियर है? रियल अकाउंट जो होता है फ्रेंड्स, रियल अकाउंट के अंदर क्या आते हैं तुम्हारे, रियल अकाउंट के अंदर तुम्हारे आते हैं सारे के सारे तुम्हारे एसेट्स। जो तुम्हारे सारे के सारे एसेट्स होते हैं फ्रेंड्स, वो सारे कौन सी कैटेगरी के अंदर आते हैं, रियल अकाउंट की कैटेगरी के अंदर आते हैं। पर ना ये वाला जो है, ठीक है, इसके अंदर क्या आ सकता है फ्रेंड्स, इसके अंदर क्या आ सकता है, नेचुरल पर्सन के अंदर मिस्टर ए, मिस्टर बी, बराबर ना, यू, मी, एवरीवन। आर्टिफिशियल पर्सन जो भी तुम्हारे डेटर्स होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं फ्रेंड्स, ये सब नेचुरल पर्सन होते हैं ना, ठीक है ना, मतलब वो ए, मिस्टर बी। अभी यहाँ पे मैंने जो एग्जांपल दिया था, हार्दिक सर, नरेश सर, हार्दिक ठक्कर, नरेश सर, तो हाँ वहां पे हार्दिक ठक्कर कौन है, नेचुरल पर्सन, नरेश सर कौन है, नेचुरल पर्सन। समझ में आ गया? आर्टिफिशियल पर्सन मतलब बैंक, कंपनी, एटसेट्रा। ठीक है, तो ये सब किसके अंदर आता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये सब आर्टिफिशियल पर्सन, बैंक, कंपनी, ठीक है ना, ऐसा कोई भी। फिर उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव में क्या आता है, एक एग्जांपल मैंने दे दिया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, एसेट्स के अंदर क्या आते हैं तुम्हारे, मतलब रियल अकाउंट सारे के सारे के अंदर कौन से आते हैं तुम्हारे, एसेट्स। ठीक है ना, तो सारे तुम्हारे करंट एसेट हो चाहे तुम्हारे वो फिक्स्ड एसेट हो, सारे के सारे किसके अंदर आते हैं, रियल अकाउंट के अंदर। समझ में आ गया? रियल अकाउंट के अंदर मतलब इन रियलिटी दे आर इन एग्जिस्टेंस, दे आर नॉट पर्सन्स, बराबर ना, दे आर थिंग्स और दे आर रिसोर्सेस। समझ में आ गया? विच इज गोइंग टू हेल्प यू टू अर्न द मनी। ठीक है, सो ऑल दीज आर योर रियल अकाउंट्स, ठीक है, विच इंक्लूड्स ऑल दी एसेट्स। ठीक है, एंड नॉमिनल अकाउंट जो होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, नॉमिनल अकाउंट जो होते हैं फ्रेंड्स, वो नॉमिनल अकाउंट के अंदर तुम्हारा, नॉमिनल का मतलब क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट जो होते हैं उसके अंदर तुम्हारे क्या आते हैं फ्रेंड्स, उसके अंदर तुम्हारे आते हैं एक्सपेंसेस एंड इनकम। ठीक है, एक्सपेंसेस एंड इनकम। समझ में आ गया? चलो, तो ये जो है बराबर ना, नॉमिनल अकाउंट के अंदर तुम्हारे सारे वे एक्सपेंसेस और इनकम जो होता है ना, वो सारे तुम्हारे नॉमिनल अकाउंट्स के अंदर आते हैं। जब हम गोल्डन रूल्स पढ़ेंगे फ्रेंड्स, यहां पे इसको ना 100% यहीं पे समझना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये तो पूरा का पूरा जर्नी है जो तुमको जर्नल एंट्री, लेजर्स जब तुम पढ़ोगे तब साथ साथ में तुमको डिस्कवर करते जाना है तुमको। समझ में आ गया? बट व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड प्राइमा फेसी इसके, अगर कोई भी एसेट है, अगर तुमको क्वेश्चन आया कि एसेट इज डैश अकाउंट, ऑलवेज एंड ऑलवेज योर आंसर विल बी दैट एसेट्स आर रियल अकाउंट्स। अगर कोई भी एक्सपेंस हो गया, कोई भी इनकम हो गया, कोई भी एक्सपेंस हो गया, कोई भी इनकम हो गया, समझ में आ गया, तो वो तुम्हारा कौन से अकाउंट के अंदर आएगा, नॉमिनल अकाउंट के अंदर आएगा। एवरी एक्सपेंस, एवरी इनकम इज अ नॉमिनल अकाउंट। समझ में आ गया सर? एक्सपेंस इनकम हो गया, एसेट्स हो गया, लायबिलिटीज के अंदर आएगा सर, लायबिलिटीज जो होंगे वो ऑलवेज पर्सनल अकाउंट्स होंगे तुम्हारे। कोई भी लायबिलिटी होगी, ठीक है ना, वो लायबिलिटी का मतलब क्या, किसी को पेएबल है, तो वो पेएबल किसको हो सकता है, या तो किसी ए बी नेचुरल पर्सन को पेएबल हो सकता है, या तो किसी कंपनी को पेएबल हो सकता है। अभी अगर तुमको पैसा, अभी तुम पैसा डायरेक्ट नरेश सर को तो लाके नहीं दोगे ना, अभी तुम फीस का पैसा डायरेक्ट नरेश सर को तो लाके नहीं दोगे। दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल पर्सन। तुम चेक जो बनाओगे, वो चेक तुम किसके नाम पे बनाओगे, एज ट्यूटोरियल्स के नाम पे बनाओगे तुम। तो अगर एज ट्यूटोरियल्स कौन है, एज ट्यूटोरियल से अल्टीमेटली पैसा बाद में नरेश सर के पास जाने वाला है, दैट इज ओके। समझ में आ गया? बट आर यू गिविंग डायरेक्टली मनी टू नरेश सर? द आंसर इज नो। समझ में आ गया? कैन प्रॉपर्टी बी एक्वायर्ड इन द नेम ऑफ एज ट्यूटोरियल्स? यस। कैन चेक बी ड्रॉन इन फेवर ऑफ एज ट्यूटोरियल्स? यस। तो एज ट्यूटोरियल को एक पर्सन का दर्जा दिया गया है बाय लॉ, इवन दो द एज करके कोई पर्सन नहीं है। एज ट्यूटोरियल इज एन आर्टिफिशियल एंटिटी दैट इज क्रिएटेड। समझ में आ गया? तो पैसा अगर हमको पेएबल है, सर पे उतारी दिल पे बोझ है, ठीक है, तो वो या तो किसी नेचुरल पर्सन की तरफ होगा, या तो किसी आर्टिफिशियल पर्सन की तरफ होगा, या तो फिर किसी एम्प्लॉय की तरफ होगा। समझ में आ गया? तो इसका मतलब पर्सनल अकाउंट्स में हमेशा तुम्हारी क्या आएगी, लायबिलिटीज। पर्सनल अकाउंट में एसेट नहीं हो सकते क्या सर? एसेट्स भी हो सकते। समझ में आ गया? डेटर्स जो है वो भी तो एक पर्सन होता है, डेटर्स भी एक पर्सन है, तो वो भी पर्सनल अकाउंट है ना। अभी यहाँ पे HT जो है, HT इज अ नेचुरल पर्सन, लेकिन यहाँ पे वो लायबिलिटी नहीं है, HT के लिए तो एसेट है ना, तो उसका मतलब वो रियल अकाउंट के अंदर आएगा। समझ में आ गया? सो पर्सनल अकाउंट कैन हैव एसेट्स एंड लायबिलिटीज बोथ, बट लायबिलिटीज कैन ओनली बी अंडर पर्सनल अकाउंट। लायबिलिटी कभी भी नॉमिनल या लायबिलिटी कभी भी रियल नहीं हो सकती है। समझ में आ गया? पर्सनल अकाउंट में एसेट लायबिलिटी दोनों आते हैं, लेकिन लायबिलिटी जो है वो सिर्फ पर्सनल में आता है। आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग दिस? आई होप यस। एक लास्ट बार बताता हूं,
पर्सनल अकाउंट कैन हैव बोथ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। यहां पे डेटर्स जो है वो भी पर्सनल है, लेकिन वो एसेट भी है, वो रियल भी है। समझ में आ गया? लेकिन लायबिलिटी जो होती है वो सिर्फ पर्सनल होती है, फिर चाहे वो कौन से भी टाइप की लायबिलिटी हो, लॉन्ग टर्म हो, शॉर्ट टर्म हो, किसी नेचुरल पर्सन की तरफ हो, आर्टिफिशियल पर्सन की तरफ हो, एवरी लायबिलिटी इज अ पर्सनल अकाउंट इन सम फॉर्म और द अदर। डू यू अंडरस्टैंड दिस? ठीक है, चलिए ये तीनों अकाउंट्स, ये तीनों टाइप के जो अकाउंट्स, एक्चुअली अभी बहुत लोग का इसमें भी मिस्टेक होता है। कुछ लोग को अगर पूछते ना कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अकाउंट्स आर देयर, तो कुछ लोग बोलते हैं 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। आंसर इज रॉन्ग। अकाउंट 3 टाइप के नहीं होते, अकाउंट्स 2 टाइप के ही होते हैं। ठीक है, एक है पर्सनल अकाउंट, दूसरा है इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट इज फर्दर बाइफरकेटेड इनटू 2 पार्ट्स, व्हिच इज रियल एंड नॉमिनल। तो वैसे 3, बट ऐसे टेक्निकली ओनली 2, वैसे अंडरस्टैंडिंग के लिए 3। क्लियर हो गया एकदम? अब ये तीनों अकाउंट्स का मतलब हमने समझ लिया, ये तीनों अकाउंट्स में क्या क्या आता है वो समझ लिया फ्रेंड्स। अब ठीक है, जो है वो आ रहा है सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र। ठीक है ना, अब ये जो है बराबर ना, इसका तो मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट है कि भाई तुम इसके नाम का टैटू भी बना सकते हो। ठीक है ना, दिल में बिठा लो, जहन में बसा लो, टैटू करा लो। समझ में आ गया? अभी ये जो पढ़ने वाले हैं वो हम क्या पढ़ने वाले हैं? गोल्डन रूल्स। अभी ये जो 3 टाइप के हैं, ठीक है, ये 3 टाइप के जो हमने अकाउंट्स डिस्कस किए, के पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। ठीक है, अभी ये गोल्डन रूल डिस्कस करने से पहले फ्रेंड्स, अभी तुमने अकाउंटेंसी में सबसे ज्यादा यूज होने वाले 2 टर्म, ठीक है, जिसका एज सच कोई डेफिनेशन नहीं है, जिसका एज सच कोई डेफिनेशन नहीं है, उसको अपन डिफाइन करेंगे, आगे समझने की कोशिश करेंगे, बट उसके लिए थोड़ा डेप्थ में और जाना पड़ेगा, जिसके लिए फिलहाल तुम अभी एकदम रेडी नहीं हो। अभी तुम वो 2 टर्म समझ सुन के रखो, उसको हम बार बार यूज करेंगे, और जैसे जैसे हम आगे जर्नी में जाएंगे वैसे वैसे उसके डेफिनेशन को हम डिस्कवर करते जाएंगे। समझ में आ गया? आई नो द डेफिनेशन, आई नो द मीनिंग, बट अभी वो समझने के लिए तुम केपेबल नहीं हो। जैसे जैसे हम जर्नी में आगे जाएंगे वैसे वैसे हम उस 2 टर्म का मतलब डिस्कवर करते जाएंगे। ठीक है, तो वो जो 2 टर्म है, ठीक है, अब जो मरते बराबर ना, तुम्हारे अगर 2 बच्चे होंगे तो वो दोनों का नाम तुम रख सकते हो, बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट, इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दोज नेम्स आर डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट। अभी जो हमारा बुक कीपिंग का सिस्टम है, ठीक है, बुक कीपिंग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, तो वो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड के लिए कुछ रूल्स होते हैं। समझ में आ गया? अभी तुमने जो 9th 10th स्टैंडर्ड में तुमने ट्रिग्नोमेट्री वगैरह भी पढ़ा था, तो तुमने पढ़ा था ना साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा। अभी वहां पे तुमने पूछा साइन अपॉन कॉस टैन ही काय को, वो रूल है ना, वो रूल बनाया गया है वो, बराबर ना। तुमने 10th स्टैंडर्ड में थियरम्स पढ़ा था, बराबर ना, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, काय को माना ना तूने पाइथागोरस का बात। तो अभी लुका बाय डिवर को पैसोली का बात नहीं मानेगा तू, बराबर ना, उन्होंने तो 1494 से बोल के रखा है ना उन्होंने भी, तो तू पाइथागोरस का बात माना, तो अभी तेरे को लुका बाय डिवर का बात भी मानना पड़ेगा तेरे को। समझ में आ गया? दीज आर द डिफाइंड रूल्स। अभी ये सब्जेक्ट का एक अलग तरीका है रिकॉर्ड करने का, बराबर ना। अकाउंट जो है वो तुम नॉर्मल रैंडम अपने हिसाब से तो नहीं रिकॉर्ड करते, सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग, आर्ट एंड साइंस, सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग, तो वो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करने के लिए एक सिस्टम डिजाइन किया गया है फ्रेंड्स, और वो सिस्टम जो है वो सिस्टम के हिसाब से तुमको अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा। तो हमने पर्सनल, इम्पर्सनल, फिर इम्पर्सनल के अंदर रियल, नॉमिनल क्लासिफिकेशन कर दिया। ठीक है ना, और 2 इंपॉर्टेंट टर्म को हमने इंट्रोड्यूस कर दिया जो अभी अकाउंट्स में आखिरी सांस तक तुम यूज करोगे, वो है डेबिट और क्रेडिट। समझ में आ गया? तो हमको ये क्लासिफिकेशन याद रखना है, हमको ये क्लासिफिकेशन याद रखना है, और क्लासिफिकेशन को याद रखने के बाद हमको क्या करना है? क्लासिफिकेशन को याद रखने के बाद हमको उसका गोल्डन रूल्स याद रखना है। Why they are called golden rules? Why they are called golden rules? Golden rules का मतलब under any circumstances these rules are not questionable. It is a theorem. It is not a postulate. It is a theorem. ऐसा स्टेटमेंट बोला मतलब बात खत्म हो गई, ऐसा ही होएगा। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज ए सी स्क्वायर ही होगा हमेशा। अगर तेरे को प्रूव करने को नहीं आया, तेरा पाउली गिरा तुमको सॉल्व करने को नहीं आया, दैट डज नॉट मीन द थियरम इज नॉट राइट। तुमको क्या लगता है वो तुमको प्रूव करने को पूछता है तो क्या तुम्हारा ओपिनियन मैटर करता है क्या? नहीं ना, तुम्हारा ओपिनियन मैटर नहीं करता। उनको पहले से मालूम है कि वो प्रूव्ड ही है, लेकिन वो तेरे को वो आता है कि नहीं वो पूछ रहा है वो तेरे को।
तो थियरम मतलब इट इज अनक्वेश्चनेबल, इट इज देयर। जस्ट लाइक द गोल्डन रूल्स, गोल्डन रूल्स मतलब ये रूल बोला उसको ब्लाइंडली फॉलो करने का। अगर तुमने वो रूल्स को ब्लाइंडली फॉलो कर लिया फिर उसके बाद सब कुछ लॉजिकल है, बट रूल्स को तुमको ब्लाइंडली फॉलो करना ही पड़ेगा। गोल्डन रूल्स है ये, अनक्वेश्चनेबल गोल्डन रूल्स, कैन नॉट बी चैलेंज्ड। समझ में आ गया? व्हाट इज द गोल्डन रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट? व्हाट इज द गोल्डन रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट? द गोल्डन रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट इज डेबिट द receiver and credit the giver। पर्सनल अकाउंट मतलब किसी भी इंसान के साथ अगर तुम डील कर रहे हो, मतलब तुमको दो चीज पता होना चाहिए ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए, कि ये ट्रांजैक्शन में कौन लोग इन्वॉल्व है। जो लोग इन्वॉल्व है क्या वो लोग पर्सनल है, रियल है कि नॉमिनल है, क्या है। अगर वो पर्सनल है तो उसके बाद उन पे रूल अप्लाई करो कि भाई ये पर्सन जो है इसको पैसा या गुड्स या जो भी है उसको मिल रहा है या वो अपने को दे रहा है। वेदर ही इज द रिसीवर और ही इज द गिवर, एनालाइज दैट। इफ ही इज द रिसीवर, दैट पर्सन्स अकाउंट विल बी डेबिटेड, एंड इफ दैट पर्सन्स इज द गिवर, हिज अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। समझ में आ गया? डेबिट और क्रेडिट का मतलब, डेबिट मतलब लेफ्ट हैंड साइड, क्रेडिट मतलब राइट हैंड साइड। ये है ना डिक्शनरी में डेफिनेशन दिया हुआ है, डेबिट मतलब लेफ्ट हैंड साइड, क्रेडिट मतलब राइट हैंड साइड। ऐसा दो हाथ है बराबर ना, तो लेफ्ट हैंड जो है वो डेबिट है, राइट हैंड जो है वो क्रेडिट है। समझ में आ गया? अब ये डेबिट क्रेडिट को अपन और आगे डिस्कवर करेंगे कि एग्जैक्टली ये डेबिट क्रेडिट यूज करके किस तरीके से रिकॉर्ड होता है, किस तरीके से इसको एनालाइज और इंटरप्रेट करने का। बट ये डेबिट क्रेडिट वर्ड्स एक्सेप्ट करना पड़ेगा, गोल्डन रूल्स एक्सेप्ट करना पड़ेगा। समझ में आ गया? चलो, तो कोई भी पर्सनल अकाउंट में अगर तुम रूल अप्लाई कर रहे हो तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये रूल तुमको याद रखना है। ठीक है? रियल अकाउंट के साथ अगर तुम ट्रांजैक्शन कर रहे हो, अगर रियल अकाउंट में तुम डील कर रहे हो, देन एंट्री विल बी डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसका मतलब अगर तुम एसेट के साथ डील कर रहे हो, अगर कोई भी एसेट के साथ तुम डील कर रहे हो, ठीक है, कोई भी एसेट के साथ अगर तुम डील कर रहे हो तो उसमें वो रियल अकाउंट है तो उसके में तुमको क्या लॉजिक अप्लाई करना है, एसेट आ रहा है कि एसेट जा रहा है। अगर एसेट आ रहा है तो उसको डेबिट करने का, बिकॉज डेबिट व्हाट कम्स इन। व्हाट मतलब क्या? एनी एसेट, डेबिट एनी एसेट दैट कम्स इन एंड क्रेडिट एनी एसेट दैट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एसेट आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट। समझ में आ गया? कोई भी पर्सन, आर्टिफिशियल, नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव, कुछ भी, अगर उसको अपन ने पैसा दिया, मतलब इफ ही इज द रिसीवर तो डेबिट, इफ ही इज द गिवर तो क्रेडिट। whoever is the receiver, who is that person's account will be debited, and whoever is the giver, that person's account will be credited। समझ में आ गया? चलो, अभी अगर तुमको रिसीव हो रहा है तो तुम अपना नाम डेबिट नहीं करोगे। समझ में आ गया? ये तुम सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से दे रहे हो। सामने वाला रिसीवर है तो उसका अकाउंट डेबिट, सामने वाला गिवर है तो उसका अकाउंट क्रेडिट। अगर तुमको मिल रहा है तो सर हम अपना नाम डेबिट करेंगे क्या? नहीं नहीं, अपने बुक में अपना नाम नहीं आएगा। समझ में आ गया? बुक अपना है तो उसका मतलब ट्रांजैक्शन में हम तो इन्वॉल्व है, ये तो ऑब्वियस है, वरना हमारे बुक्स में ही नहीं आता ना वो, वरना वरना हम उसको रिकॉर्ड ही नहीं करते। अगर वो हमको कंसर्न नहीं करता तो तुम उसको रिकॉर्ड ही नहीं करते, तो हम तो है ही उसके अंदर, तो हमारा नाम हम अपने बुक्स में नहीं लिखेंगे। समझ में आ रहा? समझ में आ गया? अगर तुमको किसी के पास से, अगर तुमको किसी के पास से पानी का बॉटल चाहिए, ठीक है ना, वहां पे रखा हुआ है, तुम्हारा फ्रेंड यहाँ पे बैठा हुआ है, तुमको उसके पास से पानी का बॉटल चाहिए, तो तुम उसको क्या बोलते हो? मेरे को पानी का बॉटल दे, ऐसा देते हो ना, बराबर ना? अभी अगर मेरा फ्रेंड यहाँ पे बैठा हुआ है तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा ये हार्दिक को पानी का बॉटल देना। मैं अपने ही बुक्स में मैं अपना ही नाम नहीं लेता हूं मैं, बराबर ना? आई विल नॉट से, बराबर ना? आई विल नॉट से कि हार्दिक जो बोल रहा है वो तुमको समझ रहा है क्या, बराबर ना? मैं खुद को थर्ड पर्सन में रेफर नहीं करूंगा, मैं बोलूंगा मैं जो बोल रहा हूं वो समझ रहा है क्या तुमको? समझ में आ गया? तो आई विल नॉट राइट माई नेम इन द बुक, सो इफ आई एम द रिसीवर, आई एम द गिवर, तो उसके लिए फिर सेपरेट अकाउंट है। समझ में आ गया? सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने का, सामने वाला रिसीवर है तो डेबिट, सामने वाला गिवर है तो क्रेडिट। क्लियर हो गया एकदम? चल, लवली। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंड नॉमिनल अकाउंट का रूल इज डेबिट ऑल expenses and losses and credit all
इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है, इसका मतलब अगर कोई भी खर्चे होते हैं तुम्हारे, अगर कोई भी एक्सपेंसेस होते हैं तुम्हारे, तो वो एक्सपेंस को क्या करने का, डेबिट करने का। अभी उसको डेबिट क्यों करने का, ये गोल्डन रूल है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर AB स्क्वायर याद रखने का। जब भी तुमको मानो ना कि चैलेंज करने का है लॉजिकली, बराबर ना, तो बहुत सारी चीजों का लॉजिक है, लेकिन कुछ चीजें जो अपने को पहले अपफ्रंटली एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। अभी तुम इसको नहीं मानने को रेडी हो करेंगे तो फिर हम आगे कोई लॉजिकल चीज डिस्कशन नहीं कर सकते। ये चीज अभी रूल्स कौन से सिचुएशन में फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा है, ये चीज में तुम मुझे 50 बार लॉजिकली चैलेंज कर सकते हो, एंड एवरी टाइम दिस लॉजिक होल्ड्स ट्रू, एवरी टाइम दिस गोल्डन रूल्स प्रिवेल। बट तुम बोलोगे नहीं, हम डेबिट को, हम एक्सपेंस को डेबिट ही क्यों करें, हम तो एक्सपेंस को क्रेडिट करना होगा तो नहीं कर सकते क्या, नहीं कर सकते। समझ में आ गया। लुक्का भाई ने 1494 में बोला था, अभी तक चल रहा है, बराबर ना। तुम जब उतना नॉलेज ले लोगे, जब तुम चेंज कर पाओ तब बात करना। समझ में आ गया। राइट नाउ ऑल द एक्सपेंसेस हैव टू बी डेबिटेड, ऑल द इनकम्स हैज टू बी क्रेडिटेड। समझ में आ गया। सो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। मतलब अगर तुमको एक्सपेंस और इनकम के बारे में बात कर रहे हो, तो अगर तुम एक्सपेंस इनकर कर रहे हो तो तुम उसको डेबिट करोगे, अगर कोई तुम इनकम अर्न कर रहे हो तो तुम उसको क्रेडिट करोगे। क्लियर हो गया तुम लोग को एकदम। सो एनी पर्सनल अकाउंट से, किसी भी पर्सन से डील करते हो तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। किसी भी एसेट से डील करते हो, ठीक है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंड अगर तुम किसी एक्सपेंस या इनकम से डील करते हो तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। गेन्स का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट तुम्हारा, ठीक है ना। यहां पे लॉसेस लिखा है तो यहां पे गेन मतलब प्रॉफिट ही हुआ वो। समझ में आ गया। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द अकाउंट्स इनटू पर्सनल, इम्पर्सनल, इम्पर्सनल फर्दर इनटू रियल एंड नॉमिनल, एंड उसके बाद द गोल्डन रूल्स। समझ में आ गया। पर्सनल अकाउंट कैन बी फर्दर बाइफरकेटेड इनटू नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। समझ में आ गया। तीनों में से पर्सन कोई भी हो, रूल उसके ऊपर पर्सनल वाला ही लगेगा। सर आर्टिफिशियल पर्सन हो तो भी डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, यस। नेचुरल पर्सन हो तो भी डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। समझ में आ गया। सो क्लासिफिकेशन ऑफ द अकाउंट्स, ठीक है, एंड उसके बाद गोल्डन रूल्स विथ यूजिंग डेबिट एंड क्रेडिट। समझ में आ गया फ्रेंड्स। विथ दिस, एट दिस जंक्चर आई कंप्लीट the entire introduction part of your bookkeeping and accountancy. Everything that you should have known regarding कि bookkeeping कब से introduce हुआ था, उसका मतलब क्या होता है, उसका importance क्या होता है, why bookkeeping, what is the meaning of bookkeeping, what is the flow of accountancy, what are the types of transactions, what are the types of parties, फिर उसके बाद what are the important terms that you have to use, what do you mean by asset, liability, expense, income, what are the types of assets, what are the types of liabilities, ठीक है ना। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टर्म्स दैट आर गोइंग टू बी यूज्ड, व्हाट डू यू मीन बाय डेटर, क्रेडिटर, बिल्स, रिसीवेबल, बिल्स पेबल, ड्राइंग्स, कैपिटल, गुड्स, ये सब का मतलब क्या होता है वो हमने समझा। फिर उसके बाद सर अकाउंट्स कितने टाइप के होते हैं, उसका क्लासिफिकेशन क्या होता है वो हमने समझा, एंड फाइनली वी अंडरस्टूड व्हाट आर द गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स। ये 4 वीडियो में आई हैव डिस्कस्ड दिस एंटायर थिंग वेरी थरली। अगर तुमने ये चारों वीडियो एकदम अच्छे से देख लिए, इफ यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग अबाउट दिस 4 वीडियो, योर फंडामेंटल्स, आई अश्योर यू that your fundamentals of accounting or the fundamental of bookkeeping to go ahead are clear. ठीक है. So on that note, this is Hardik Thakkar signing off. Okay, bye bye everyone. Thank you so much.